मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकास लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, रीड कर लिया होगा। एंड लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, दोनों ही चैप्टर में बेटा क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो एवलिन ग्लेन का पार्ट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक? कितने साल की थी एवलिन जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी? जैसे कि आपको याद होगा कि स्टोरी के स्टार्टिंग में ही व्हेन शी वॉज एट दिस स्टेशन और वो प्लेटफॉर्म पर हैं एंड शी वॉज क्वाइट नर्वस क्योंकि वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं एंड सीधे वो लंदन जा रही हैं। सो वो 16 आई थिंक 17 ईयर्स ओल्ड थी वो, ठीक है। 17 से ओल्ड थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रही थी। शी वॉज सो फ्राइटेंड बिकॉज वो एक ऐसी जगह से, एक स्मॉल टाउन से निकल कर वो एक ऐसी जगह पे जा रही थी जो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस जगह है। सो नेचुरली उनका नर्वस होना, फ्राइटनिंग होना ऑब्वियस था। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड एंड व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड? एट द एज ऑफ 8, एज यू रिमेंबर्ड कि मैंने आप लोगों को स्टोरी पढ़ते वक्त बताया था कि वो अपने टर्न का वेट कर रही थी कि उनको पियानो प्ले करना था एंड उनको जब उनके नाम से बुलाया जाता है सो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं एंड उनकी मदर को डाउट होता है कि प्रॉब्लम है उनके हियरिंग में। एंड एट द एज ऑफ 12 शी कम्प्लीटली लॉस्ट द हियरिंग एबिलिटी, क्योंकि उनका ग्रेजुअल जो नर्व था वो डैमेज हो चुका था। सो वो कम्प्लीटली लॉस्ट कर चुकी थी अपनी हियरिंग एबिलिटी को। तो 8 की उम्र में पता चला एंड 11-12 की उम्र में उन्होंने अपने सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई थी उनकी। नेक्स्ट है बेटा, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक? वॉट डिड ही डू एंड से? किसने हेल्प किया था उन्हें? स्टार्टिंग में आई जस्ट फॉरगॉट द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट, जो फेमस परकशनिस्ट थे उनका नाम क्या था यार? रॉन फॉब्स ने उनकी हेल्प की थी बेटा, ठीक है। उन सबसे पहले ही नोटिस्ड उनके अंदर वो पोटेंशियल है एंड व्हाट डिड ही डू एंड से? उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2 ड्रम्स को अलग अलग ट्यून किया था। उन्होंने एवलिन से बोला था कि आप अपने कान एक्सेप्ट एयर, आप अपने दूसरे बॉडी के पार्ट्स से फील करने की कोशिश करो म्यूज़िक को। एंड इस तरह से एवलिन ने प्रैक्टिस किया था एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको बहुत ही अच्छे से कमांड हो गया था। सो ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने एवलिन को इतना मोटिवेट किया, इतना इनकरेज किया। नेक्स्ट है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज ऑफ विच एवलिन परफॉर्म। अभी आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टाइम वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाती हैं, वहाँ पे टूरिंग ऑर्केस्ट्रा में जाती हैं परफॉर्म करने के लिए। सोलो परफॉर्मेंसेस उन्होंने बहुत बारी दिया था, हॉस्पिटल्स में उन्होंने परफॉर्म किया था, उन्होंने जेल में परफॉर्म किया था। एंड ये सारे ऐसे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था। एंड वो अपनी म्यूज़िक हर किसी तक पहुँचाना चाहती थी एंड स्पेशली वो जो सुन नहीं सकते, जो उन जैसे लोग हैं जो अपने सेंसेस को खो चुके हैं, चाहे वो ब्लाइंड पर्सन हो, डेफ हो, डम हो, उनके पास जाती थी, उनके पास परफॉर्मेंसेस दिया करती थी जिससे वो इंस्पायर कर सके उन लोगों को बता सके कि अगर आप कोई डिसएबिलिटी फेस करते हो, अगर आप फिज़िकली कोई डिफॉर्मेशन फेस करते हो, सो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ़ योर लाइफ। मतलब इसके अलावा भी बहुत कुछ है करने को। अगर आप डिटर्मिनेशन रखते हो, आप करेज रखते हो, आप हार्ड वर्क करते हो एंड पैशनेट रहते हो उस चीज़ के टूवर्ड्स, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सो वो इंस्पायर किया करती थी, वो मोटिवेट करती थी अलग अलग अपने प्रोग्राम करके। हाउ डज़ एवलिन हेयर म्यूज़िक? अब ये पूरा एक प्रोसीजर किस तरह से वो सुना करती थी, आप लोगों को पता है कि वो अपने बॉडी पार्ट से अलग अलग सुना करती थी। किस तरह से वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती थी बेयर फुट, बिना चप्पलों के, सैंडल्स के, सो दैट कि वो वाइब्रेशन को फील कर सके अपने लेग्स पे। कभी कभी वो चिक बोन एंड हेयर में उनकी टिंगलिंग हुआ करती थी। तो बॉडी के, चूँकि एयर जो था उनका उनका जो हेयरिंग कैपेसिटी था उन्होंने बहुत पहले लूज़ कर दिया था, तो अपनी बॉडी के हर अलग पार्ट से म्यूज़िक को फील करने की कोशिश करती थी। सो बहुत ही इजी आंसर है, आप बस एक बारी आप रीड करोगे बेटा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन से आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह खान के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं।
मैं बेटा, मेरा सिर्फ रीज़न ये है बताने का क्योंकि मैंने अक्सर, इट्स बीन 3 इयर्स जब से मैं पढ़ा रही हूँ, एंड अक्सर बच्चों की कंप्लेन यही होती है कि मैम क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आंसर कैसे लिखेंगे, एंड अगर समझ में आता है तो आंसर में क्या लिखना होता है। मैं आप लोगों को कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मेट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बता सकती हूँ कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या होती है, आंसर क्या लिखते हैं, एंड आप अपनी लैंग्वेज में बेटा बनाने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट है आप लोगों का, किधर है बिस्मिल्लाह खान के क्वेश्चंस, किधर है, ओके या द शहनाई पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर, टिक लगाना है। तो द पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर, ठीक है। पुंगी क्या था, जेनरिक नेम था सब जितने भी रीडेड नॉइज मेकर थे उनके लिए। बिस्मिल्लाह खान, बारबर और अली बख्श, किसने ट्रांसफॉर्म किया था पुंगी को शहनाई में? बारबर। बिस्मिल्लाह खान ने एक क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाया था, बट किसने इन्वेंट किया था? एक बाबर ने किया था। बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर वर्क, बिस्मिल्लाह खान के जो पैटर्नल, जो उनके फादर से बिलोंगिंग जो थी एंसेस्टर्स की, वो क्या थे? बाबर्स थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम द अली बख्श से उन्होंने सीखा था, अपने चचा जान से, और उनकी मदर के वो ब्रदर थे। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू, कहाँ गए थे वो? जहाँ पे उनको सॉवेनियर्स मिले थे, एक बहुत ही प्राइसलेस कारपेट मिला था, एंड वहाँ के जो किंग थे वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुन के, बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो गए थे। अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव मतलब कि क्या मतलब सही है, नेगेटिव मतलब कि बिल्कुल नहीं मानते थे, उनके ऐसे थॉट्स नहीं थे, न्यूट्रल मतलब कि मतलब ऐसा नहीं था कि वो कम्प्लीटली अगेंस्ट थे, और ऐसा भी नहीं था कि वो कम्प्लीटली सपोर्ट में थे। टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, कम्प्लीटली वो सपोर्ट में थे ना, तो पॉजिटिव। द फिल्म वर्ल्ड, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, बट उनका परसेप्शन था कि वो पता नहीं, वो अच्छा नहीं फील किया करते थे, तो न्यूट्रल में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो कम्प्लीटली फिल्म इंडस्ट्री को एकदम बिल्कुल ही अपोज करते हैं, बिल्कुल खिलाफ है उस चीज़ के। माइग्रेटिंग टू द यूएसए, यूएसए गए थे क्या? नहीं ना, उन्होंने मना कर दिया था ना अपने स्टूडेंट को, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने गंगा घाट से, बनारस से और डुमराव से प्यार था, सो नेगेटिव। प्लेइंग एट टेम्पल्स, टेम्पल्स में प्ले करते थे, हाँ पॉजिटिव, वो करते थे। गेटिंग द भारत रत्न, पॉजिटिव। द बैंक्स ऑफ गंगा, बिल्कुल पॉजिटिव, जहाँ पे उनको सॉलिट्यूड, जहाँ पे उनको अच्छा फील होता था। लिविंग बनारस एंड डुमराव, कभी ऐसा सोचा था बिस्मिल्लाह खान ने कि इन दोनों को छोड़ के जाना है? ना, नेगेटिव। क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग फॉर द पुंगी, औरंगजेब ने बैन क्यों किया था पुंगी को? इसलिए क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट थी, अजीब सी आवाज़ निकलती थी, बहुत ही कानों को लगती थी, इसीलिए उन्होंने बैन कर दिया था, प्रोहिबिटेड कर दिया था, मनाही कर दी थी कि पुंगी कोई भी नहीं बजाएगा। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, शहनाई कैसे डिफरेंट था? क्योंकि वो एक लंबा सा पाइप था, लेंथ में भी बड़ा था, एंड अंदर का जो पार्ट था वो हॉलो था, खाली था, एंड 7 होल्स बनाए थे, एंड उसको किस तरह से वो लोग कभी किसी होल को बंद करके, ओपन करके, क्लोज ओपन करके वो प्ले किया करते थे। एंड शहनाई की आवाज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मधुर थी, और अगर ऑन द अदर हैंड हम पुंगी की बात करें तो बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड करता था। सो आप बहुत सारे डिफरेंसेस बता सकते हो अपने बुक्स में से, आप अपने स्टोरी को पढ़ोगे तो बेटा एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, कहाँ पे ट्रेडिशनली प्ले होता था? शादियों में, टेम्पल्स में, यहाँ पे प्ले होता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने किस लेवल पे लाकर उसको रखा था शहनाई को? क्लासिकल लेवल पे लाकर, कहीं ना कहीं आप नेशनल लेवल पे कह सकते हो। बिस्मिल्लाह खान के वजह से शहनाई जो था वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट टू हिज बिग ब्रेक, कब मिला था उनको? फर्स्ट आप एक एग्जांपल दे सकते हो, अली बख्श के साथ जब वो गए थे इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में, तो उनको एक बारी रिसाइट करने का मौका मिला था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एक उस्ताद थे, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, आप देख लीजिएगा, उस्ताद ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा शाबाशी दी और कहा कि अगर इस तरह से आप हार्ड वर्क करते हो तो मतलब आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। एंड दूसरा बड़ा ब्रेक था, या अगर आप अगर पहला वाला एग्जाम्पल भूल भी जाते हैं, दूसरा वाला एग्जाम्पल बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ऑल इंडिया रेडियो पे उनको परफॉर्म करने का मौका मिला था नेशनल लेवल पे 1938 में,
जो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका था, ठीक है। उसके बाद से वो शहनाई प्ले किया करते थे एंड थ्रू रेडियो बहुत सारे लोग, वाया रेडियो बहुत सारे लोग सुन पाते थे शहनाई को उनके। Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? Why was the event historic? कहाँ पे प्ले किया था उन्होंने? रेड फोर्ट पे प्ले किया था। एंड हिस्टोरिक क्यों था? क्योंकि उन्होंने प्ले कब किया था? फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब पहला जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, जब पहली बारी इंडिया ने आज़ादी को महसूस किया था, एक्चुअल में वो आज़ाद थे, किसी का कोई इन्वेजन नहीं था, किसी की कोई रूलिंग नहीं थी, सिर्फ इंडिया का, भारत सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों का था। उस दिन उन्होंने शहनाई प्ले की थी। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया था, इंडिपेंडेंट नेशन को ग्रीट किया था अपने शहनाई के थ्रू। एंड किसके सामने प्ले किया था? उस टाइम पे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके सामने उन्होंने प्ले किया था। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA? क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उन्हें बनारस और डुमराव से प्यार था, वो इनसे अलग नहीं होना चाहते थे। उनके स्टूडेंट ने ये भी रखा ऑफ़र कि मैं एक रेप्लिका बना दूंगा, एक कॉपी, जो मतलब बिल्कुल ऐसा स्कूल बनाऊंगा जो बनारस में आपको मिल जाए या डुमराव, ऐसा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। बट जब बिस्मिल्लाह खान पूछते हैं कि क्या गंगा घाट भी वो कॉपी कर सकते हैं, सो जवाब बिल्कुल ना में होता है, और वो कभी भी अपने भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. 2 instances मतलब 2 example. फर्स्ट आप बोल सकते हो बेटा कि किस तरह से वो जो प्रैक्टिस किया करते थे गंगा घाट के पास और मंदिरों में प्रैक्टिस किया करते थे, गंगा घाट के पास बैठ के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे, अब अकेले बैठा करते थे एंड घंटों बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे। दैट शोज़ कि वो कितना प्यार करते हैं गंगा घाट से, एंड वहाँ से उनको कितना इंस्पिरेशन वो डिराइव कर पाते थे, उनको इंस्पिरेशन मिल पाती थी। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि स्टूडेंट ने कैसे उनको बोला कि प्लीज़ USA चलिए मेरे साथ एंड एक स्कूल को हेड करिए, बट उन्होंने मना कर दिया एंड उन्होंने साफ साफ बोला कि वो बनारस एंड डुमराव के बिना नहीं रह सकते। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एंड सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, इतने ही क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट करने हैं आप लोगों को। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों का दोनों चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो जब तक मैं बनाऊं बेटा, आप लोग फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दोनों ही एकदम क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स लिख कर रखिएगा। एंड आई एम ईगरली वेटिंग, आपके आंसर्स का मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग कब मुझे आंसर्स टाइप करके भेजो एंड मैं चेक कर पाऊँ कि आप लोग किस तरह से लिख पाते हो। ओके, आई जस्ट होप कि आप लोग को क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम। बिल्कुल घूमने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे बाहर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है बेटा, बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन है। कोशिश करिए, स्कूल आप नहीं जा रहे हैं तो इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए बेटा। आप अपना स्पोकन अच्छा करिए, आप अपना रिटन अच्छा करिए, क्योंकि अगले साल आप लोगों के भी बोर्ड्स हैं एंड तब उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें फिर से ठीक करने का। तो जो भी करना है, जितनी भी चीज़ें सीखनी है, अपने आप को माहिर करना है, वो इसी क्लास में करना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।